यह है प्रश्न संख्या 31 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये कह रहा है कि इन्हें श्रीलंका में रचित और संकलित किया गया था। तो यहाँ पर जो है पहला कथन जो है सही है। बात करें दीपवंश की, तो दीपवंश का मतलब हुआ द्वीप का इतिहास, द्वीप का इतिवृत्त, और महावंश का मतलब हुआ महान का इतिवृत्त। और बौद्ध शिक्षक जो थे, इन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए ग्रंथों के साथ जो है अलग अलग क्षेत्रों में यात्रा की। बौद्ध धर्म के श्रीलंका जैसे नवीन क्षेत्रों में प्रसार के साथ ही वहाँ दीपवंश यानी शाब्दिक रूप से इसका बात करें तो द्वीप का इतिवृत्त और महावंश यानी महान इतिवृत्त जैसे ग्रंथों की रचना की गई, जिनमें बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास का जो है इसमें वर्णन है। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। इनमें से कई ग्रंथों में बुद्ध की जीवनी का भी उल्लेख किया गया है। तो दूसरा कथन ये करा है कि इनमें बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास के साथ बुद्ध की जीवनी का भी उल्लेख है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है, बुद्ध की जीवनी का भी उल्लेख है। और सर्वाधिक जो है प्राचीन ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। हालांकि बाद में इसके बाद जो रचनाएं हुई उसकी जो रचना जो है वो संस्कृत भाषा में हुई है। और एशिया के जो है विभिन्न भागों में बौद्ध ग्रंथों में मठों में कई शताब्दियों तक जो है पांडुलिपि में जो के रूप में ये सब जो है ग्रंथ था, पांडुलिपि के रूप में। और इनके आधुनिक अनुवाद जो है पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती ग्रंथों से जो है तैयार किए गए हैं। ये दीपवंश और महावंश की बात करें जो कि पहले पांडुलिपि के रूप में था, तो इनकी रचना जो है पाली भाषा में की गई थी। तो यहाँ पर तीसरा कथन भी सही है, विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर है। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। प्रश्न यहाँ पे कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार यानी कि व्यापार ट्रेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन यह कर रहा है कि व्यापार धन के उपयोग के बिना वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। हड़प्पा सभ्यता की तो ये 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक जो है भारत की पहली सभ्यता है, नगरीय सभ्यता, और अस्तित्व में रही। ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इन्होंने जो है वस्तु विनिमय की जो है प्रणाली आधारित थी, क्योंकि उस समय जो है मुद्रा का उपयोग नहीं होता था। तो यहाँ पर पहला कथन सही है, पहला कथन सही है। तो विकल्प डी जो है यहाँ पर विकल्प बी और डी गलत है। दूसरा कथन ये करा है कि हड़प्पा वासियों को समुद्र का ज्ञान नहीं था। तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि हड़प्पा वासियों का जो है व्यापार के संबंध में कई देशों से जो है ये संबंध थे, और अरब सागर के तटों के माध्यम से जो है ये नौ परिवहन करते थे। तो और मोहनजोदारो में क्या कहते हैं, लोथल में जो है इनका एक गोदी भी है, जो मिट्टी की वहाँ पे नौकाएं भी प्राप्त हुई हैं। ये जो है लोथल की बात करें तो एक हड़प्पा कालीन जो है एक पतन है। यहाँ से जो है व्यापार अलग अलग क्षेत्रों में उत्तर पश्चिम की तरफ होता था। तो यहाँ पर दूसरा कथन जो है गलत है। तो सिर्फ विकल्प ए जो है सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। प्रश्न यहाँ पे एक आ रहा है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट यानी DCEP डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के रूप में अपनी प्रथम आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विकसित की है? तो ये चाइना है। तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो है वैसे तो चाइना की जो मुद्रा है वो रैनबिम्बी है, और रैनबिम्बी के समान ही ख्याति प्राप्त कराने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डॉलर का मुकाबला कराने के लिए इन्होंने जो है एक डिजिटल मुद्रा, वर्चुअल मुद्रा विकसित की है। और जो डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के रूप में जो है इन्होंने प्रथम डिजिटल मुद्रा विकसित की है। तो ये जो है चाइना है, इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। इसका उत्तर जो है बी होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जोड़े दिए गए हैं। जोड़े में जो है एक तरफ रंगमंच की बात की जा रही है और वहीं दूसरी तरफ किस क्षेत्र या राज्य से ये रंगमंच संबंध रखता है इसकी बात की जा रही है। तो सबसे पहला कथन जो है यहाँ पर तमाशा की बात हो रही है, और तमाशा को जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ जो है जोड़ा दिया गया है, जो कि गलत है। ये मध्य प्रदेश से संबंध नहीं रखता है, इसका संबंध जो है महाराष्ट्र से है, और इसलिए जो है पहला युग्म जो है इसमें सुमेलित नहीं है। और यदि पहला युग्म सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर विकल्प एक और जो है यहाँ पर तो पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो रुकिए, अभी यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो पहला जो है नहीं है।
दूसरा कथन ये कह रहा है कि भांड पाथेर। तो भांड पाथेर की बात करें तो ये जो है कश्मीर से संबंध रखता है और ये जो है सही है। यह जो इसमें जो है नृत्य नाटक और अभिनय का जो है अनोखा संयोजन है और सुरनई नगारा और ढोल जो है इस रंगमंच शैली में उपयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र है। मुख्य रूप से जो है कृषक समुदाय में जो है यह भांड पाथेर प्रचलित है और जो उनके विचारों और जीवन के जीने के तरीकों को जो है दिखाते हैं। दूसरा जो है इसमें सही सुमेलित है। तीसरे की बात करें माच, जो कि महाराष्ट्र से संबंध रखता है, यहाँ पर जो है तीसरा भी जो है यहाँ पर गलत है। ये जो है मध्य प्रदेश से संबंध रखता है, इसलिए जो है गलत है। ये मालवा क्षेत्र की जो है रंगमंच शैली है और माच शब्द का उपयोग मंच के साथ साथ नाटक के लिए किया जाता है। ये पौराणिक विषयों पर आधारित है और बाद में प्रेम कथाएं भी इसमें सम्मिलित की गई हैं। इस रंगमंच शैली में संवादों में गीतों को महत्व दिया जाता है और इस रंगमंच शैली में संवाद जो होते हैं उसे बोल कहा जाता है और आख्यान में जो तुकबंदी होते हैं उसको बनक कहा जाता है। रंगमंच की तान को रंगत के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है तीसरा भी सही नहीं है, पहला भी सही नहीं है। चौथे की बात करें तो दशावतार, ये गोवा से संबंधित है। तो दशावतार ये चौथा जो है सही है। ये गोवा के कोंकण क्षेत्र से संबंधित है और इसमें जो है साज श्रृंगार और कलाकार जो है लकड़ी और कागज के लुगदी से निर्मित जो है मुखौटा पहनते हैं। तो यहाँ पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 1 और 3 जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है समुद्रगुप्त के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन इसमें सही है। तो यहाँ पर जो है यह ध्यान रखनी है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय की बात की जा रही है। तो चूंकि समुद्रगुप्त के बारे में बात हो रही है, पहला कथन ये कर रहा है कि विष्णु सेन ने इलाहाबाद में एक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों की प्रशस्ति उत्तीर्ण की। तो यहाँ पर गलत है ये पहला कथन। विष्णु सेन ने नहीं, हरिसेन ने। सबसे पहले गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त राजवंश की स्थापना जो है श्री गुप्त द्वारा की गई थी और इसका प्रथम महत्वपूर्ण शासक जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मौर्य नहीं, यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम की बात हो रही है। और 319 से 20 ईस्वी में जो है गुप्त संवत आरंभ किया गया, जो कि इसके राज्यरोहण की तिथि को दिखाता है। और इसी के जो है गुप्त प्रथम के जो है दरबारी कवि हरिसेन थे, इन्होंने जो है इनकी सैन्य उपलब्धियों को इलाहाबाद में इसके अशोक द्वारा स्थापित जो स्तंभ लेख है इसी पर जो है उत्कीर्णित किया है। तो यहाँ पर जो है पहला कथन आपका गलत है। दूसरा ये कह रहा है कि चीनी यात्री फाहियान समुद्रगुप्त के दरबार में गया था। तो यहाँ पर जो है दूसरा कथन भी गलत है। चीनी यात्री फाहियान की बात करें तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत में भ्रमण किया था। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी जो है गलत है। तीसरा कथन ये कर रहा है कि समुद्रगुप्त में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो यहाँ पर तीसरा कथन भी जो है गलत है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, समुद्रगुप्त ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि नहीं धारण की थी। और यहाँ पर जो है दूसरा कथन भी गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा, यानी उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। प्रश्न यहाँ पे कर रहा है फिर जोड़ा दिए गए हैं और इसमें अब जो है रचना और लेखक की बात की जा रही है कि इस रचना के लेखक कौन है, यही बात जो है इसमें की जा रही है। तो यहाँ पर पहला जो है कह रहा है कि संगीत सुधाकर। तो संगीत सुधाकर की बात करें यहाँ पर जो है ये नाट्य शास्त्र से संबंधित है, संगीत से संबंधित है। वैसे तो बात करें तो भरत मुनि द्वारा जो नाट्य शास्त्र की रचना की गई है, ये नाट्य शास्त्र जो है संभवतः भारत की प्रथम संगीत पर आधारित जो है रचना है। और इसके बाद जो है मतंग की बृहदिसी, यहाँ पर आप देख रहे हैं तीसरा जो है सही सुमेलित है, मतंग की बृहदिसी। सारंग देव की संगीत रत्नाकर, तो सारंग देव से संबंधित है संगीत रत्नाकर। और संगीत सुधाकर ये जो है हरिपाल से संबंधित है। और उसके बाद बात करें तो रामामात्य का स्वर मेलकना निधि, रामामात्य का स्वर मेल कला निधि, ये जो है इससे संबंधित नहीं है।
सॉरी, ये जो है राम, ये जो है अन्य प्रसिद्ध नाटक है। तो इस प्रकार आप इसमें देख रहे हैं कि एक का जो है इसमें संगीत सुधाकर जो कि हरिपाल से संबंधित है, संगीत रत्नाकर सारंगदेव से संबंधित है, वहीं बृहदेसी की बात करें तो ये मतंग से संबंधित है। सिर्फ तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है, तीसरा कथन सही है, तो सिर्फ विकल्प ए जो है इसमें सही उत्तर होगा। केवल 3 सही होंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है, संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। और द्रविड़ साहित्य की बात करें, द्रविड़ साहित्य की अगर बात करें, द्रविड़ लिटरेचर की, तो इसमें मुख्य रूप से जो है 4 भाषाएं शामिल है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। और इनमें तमिल में तमिल की बात करें तो तमिल जो है इसमें सबसे प्राचीन भाषा है। और इन्होंने जो है अपने द्रविड़ वाले चरित्र को अपने अंदर काफ़ी सुदृढ़ करके बनाए हुए। और उसके बाद बात करें ये संगम साहित्य की, तो कहा जा रहा है ये यहाँ पर तो संगम साहित्य की बात हो रही है। तो पहला कथन ये कह रहा है कि संगम साहित्य के अंतर्गत अहम व्यक्ति परक प्रेम से संबंधित कविताओं को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर जो है पहला कथन सही है। यह जो है व्यक्तियों ने मिलकर जो है इसकी एक संगम के रूप में इकट्ठा होकर इसकी रचना की है, और इस प्रकार जो है पहला कथन संगम साहित्य के संदर्भ में सही है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि संगम साहित्य के अंतर्गत पूरम पूरम सभी प्रकार की भावनाओं, मुख्य रूप से राजाओं की वीरता और महिमा तथा अच्छाई एवं बुराई से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है दूसरा कथन भी जो है सही है। यहाँ पर दूसरा कथन भी जो है सही है। पूरम की बात करें तो ये जो है संगम साहित्य के अंतर्गत सभी प्रकार की भावनाओं, मुख्य रूप से राजाओं की वीरता और महिमा अच्छाई से संबंधित है। तो विकल्प सी जो है 37 का यहाँ पर जो है सही उत्तर होगा। 1, 2 दोनों कथन सही हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। प्रश्न यहाँ पे ये करा है, साउथ इंडिया में भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कौन सा कथन जो है इसमें सही है। तो यहाँ पर पहला कथन ये करा है कि दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में आरंभिक भक्ति आंदोलनों का नेतृत्व अल्वारो, जो कि विष्णु के भक्त थे, और नयनारो, जो कि शिव के भक्त थे, इन्होंने किया इसका नेतृत्व। तो यहाँ पर पहला कथन जो है सही है। यदि पहला कथन सही है तो विकल्प सी गलत है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि तमिल भक्तिपरक भजनों में बौद्ध और जैन धर्म का विरोध एक प्रमुख विषय था। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी जो सही है। इसके जो मुख्य विषय होते थे उस मुख्य विषय में मुख्य रूप से जो है बौद्ध और जैन धर्म का विरोध शामिल था। और दूसरा कथन भी जो है यहाँ पर सही है। और यदि दूसरा कथन सही है तो यहाँ पर विकल्प ए जो है गलत हो जाएगा। तीसरा कथन ये कह रहा है कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन आदिवासियों को आकर्षित करने में विफल रहा था। तो यहाँ पर जो है ये कहना गलत होगा। विफल नहीं, ये आदिवासियों को आकर्षित करने में सफल रहा था। और विकल्प 3 जो है यहाँ पर कथन 3 गलत है। तो यहाँ पर 1, 2 सही है। तो विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर होगा। इन्होंने न केवल बौद्ध और जैन धर्म के कई अनुयायियों को हिंदू धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया, बल्कि वे जनजातियों पर भी जो है प्रभाव बनाने में सफल रहे। कई पहाड़ी जनजातियाँ जिसमें किसान जो है जो नदी घाटियों में जाकर बस कर रहने लगे, और इन क्षेत्रों में प्रायः ब्राह्मणों का जो है स्वामित्व था, और ये जो है इसमें भी जो है ये सफल रहे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये बी है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है, सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताना है उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही है। पहला कथन ये कर रहा है कि इसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उसके प्रति गहन भक्ति और प्रेम पर बल दिया। तो ये बात सही है कि इसका जो सूफीवाद का जो आधार था वो गहन भक्ति और प्रेम पर था, और यहाँ पर पहला कथन जो है सही है। और यदि पहला कथन जो है यहाँ पर सही है तो विकल्प बी जो है गलत होगा। दूसरा कथन ये करा है कि इसने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कुरान की व्याख्या की। तो इन्हें पहले से जो कुरान में व्याख्या थी उनको न मानकर इन्होंने उनका अध्ययन कर और उनमें से अच्छाइयों को निकाल कर उस हिसाब से जो है इन्होंने कुरान की व्याख्या की। यहाँ पर दूसरा कथन भी जो है सही है। तीसरा कथन ये करा है कि इसने महिलाओं को सूफी संत बनने से प्रतिबंधित कर दिया। तो यहाँ पर ये कहना जो है गलत है, प्रतिबंधित नहीं थे महिलाएं इससे। और तीसरा कथन जो है यहाँ पर गलत हो गया। तीसरा कथन गलत हो गया तो विकल्प ए जो है सही उत्तर होगा। 1, 2 दोनों कथन जो है सही है।
अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। प्रश्न यहाँ पर यह कह रहा है आजीविकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इसमें से जो है कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही है। तो आजीवक की बात करें तो आजीवक जो है ये भारतीय दर्शन के एक नास्तिक शाखा है, यानी कि हेटेरोडॉक्स शाखा है। और यह जो है विशेष प्रयोजन बस जो है मक्खली गोसाल, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, मक्खली गोसाल द्वारा जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है इसको आरंभ किया गया था। एक प्रकार का जो है ये एक श्रमण आंदोलन था जो कि वैदिक धर्म, आरंभिक बौद्ध और जैन धर्म के विरोध में था। आजीवक जो है संगठित सन्यासी थे और उन्होंने जो है पृथक समुदाय भी बना लिया था। तो यहाँ पर जो है पहला कथन ये कर रहा है कि मखली गोसाल को आजीवकों का संस्थापक माना जाता है, जो कि सही है। दूसरा कथन ये कर रहा है कि उन्हें भौतिकवादी माना गया है। तो यहाँ पर दूसरा कथन जो है गलत है। उन्हें जो है क्या कहते हैं, भौतिकवादी नहीं माना गया है, उन्हें भाग्यवादी कहा जाता है, जो मानता है कि हर चीज़ जो है पहले से निर्धारित है। तो यहाँ पर दूसरा जो है गलत है, इन्हें भौतिकवादी नहीं भाग्यवादी माना जाता है। तीसरा कथन ये कर रहा है कि वे कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा कथन भी जो है गलत है, ये कर्म के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते और ये कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वो होगा ही, इस प्रकार ये भाग्यवादी हैं। और तीसरा कथन भी गलत है, सिर्फ जो है यहाँ पर विकल्प ए जो है सही उत्तर होगा, केवल एक सही है।